हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक्सप्लोर 20 में। तो अभी इस टाइम मसूरी में हैं और लास्ट के 2 ब्लॉग्स में हमने आप लोग को दिखाया है कि जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है, उसकी भी क्या कंडीशन है और वीकेंड पे मसूरी में किस तरीके का ट्रैफिक है। अभी हम लोग मसूरी से देहरादून होकर ना अपने ग्रेटर नोएडा के लिए निकलेंगे। तो जाने के लिए हम डायरेक्टली अपना देहरादून वाला जो नया एक्सप्रेसवे बना है उससे भी जा सकते हैं, बट हम लोग को डिफरेंट रूट एक्सप्लोर कराएंगे। तो हम जाएंगे मेरठ होकर। अब मेरठ होकर जाने के लिए भी 2 रास्ते हैं। आप सहारनपुर देवबंद होकर भी जा सकते हो, या फिर आप ना रुड़की और हरिद्वार होकर भी जा सकते हो। तो देखते हैं गूगल मैप जो बेस्ट रूट दिखाएगा उस रूट से लेके चलेंगे, और वो किस तरह का रूट है, उस तरफ से में कितना टाइम लगेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस ब्लॉग में शेयर करेंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। बाकी कल का ना हमारा कुछ इस तरह का ही स्टे था, क्योंकि हमें ना युवान के लिए थोड़ा प्ले एरिया चाहिए था। यहाँ पर आराम से युवान ने काफ़ी यहाँ पर खेला। नीचे की तरफ थोड़ा गार्डन एरिया है, और सामने का जो व्यू था ना वो कुछ इस तरीके का था। स्टे का नाम है सन विलेज रिजॉर्ट बाय इलाइट विस्टा। यहाँ पे ना काफ़ी अच्छा एक पार्किंग का स्पेस है। तो बस हम लोग अभी यहाँ चेकआउट कर रहे हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ से ना पहले देहरादून तक की क्या कंडीशन है। यहाँ पे जो हमारा ओवरऑल स्टे था ना वो मतलब डिसेंट था। रूम की कंडीशन में कहूँगा इतनी अच्छी नहीं थी, बट वही है क्योंकि हम अपनी ना बेडिंग साथ में लेके चलते हैं। हमारे पास बिछाने की चादर भी थी, ओढ़ने का भी था, और साथ में हमारे पास हमारे पिलो भी थे। तो हमें उस चीज़ की कभी शिकायत नहीं होती। बाकी हम वही हमेशा देखते हैं कि एक अच्छा पार्किंग स्पेस हो, थोड़ा युवान के खेलने के लिए स्पेस हो, और साथ में ना जो खाना हो वो अच्छा हो। तो जैसे हमने यहाँ पे ना कल डिनर भी यहीं पे कर लिया था और ब्रेकफास्ट भी यहीं पे किया। दोनों टाइम का जो खाना था वो टेस्टी था। बाकी मतलब अगर आप कोई बजट स्टे ढूंढ रहे हो ना और कोई अवेलेबिलिटी आपको कहीं नहीं मिल रही है, तो आप इस स्टे को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। ऑनलाइन अगर दूसरे प्लेसेस भी हैं जिनके ना मैं आपको एक बार लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो बेटर प्लेसेस हैं। वहाँ पे आप डेफिनेटली एडवांस में बुकिंग कर सकते हो। हमने बस थोड़ा सा यही गलती करी थी कि ना हमने एडवांस में बुकिंग नहीं की थी। तो जो स्टे हम लोगों ने सेलेक्ट किया था ना आपको दिखाने के लिए, द पाम्स करके, वो आप लोगों को अच्छे से दिखा नहीं पाए। बट वो एक अच्छी और बढ़िया प्रॉपर्टी होगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसके जो भी प्राइस चल रहे होंगे ना सीजन वाइज, उसको चेक करके उसके एडवांस में बुकिंग कर लेना। बाकी भी यहाँ से हमने गूगल मैप पे जो लोकेशन लगाई है वो देहरादून की लगाई है, क्योंकि उससे आए का रास्ता ना हम देहरादून जाके डिसाइड करेंगे। जब हम लोग आ रहे थे ना तो हमने यहाँ पर अपना कुछ स्नैक्स किया था। ये मिडवे रेस्टोरेंट है। डिसेंट खाना था, मतलब जिस प्राइस में था ना उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर ना आपको रीज़नेबल प्राइस में सारी चीज़ें मिल रही थी। बाकी अभी ना हम ऑलमोस्ट जो मसूरी की आपकी लाइब्रेरी चौक है वहाँ पहुँचने वाले हैं। और लाइब्रेरी चौक पहले ना इस तरफ पार्किंग भी है। पार्किंग के चार्जेस मैंने आप लोगों को बताए थे। यहाँ पर ना मतलब 10 से 10 का है, जैसे सुबह 10 बजे से शाम को 10 बजे तक उसके 400 रुपये, और फिर रात को 10 बजे से सुबह 10 बजे तक उसके 400 रुपये। अगर आप 24 घंटे के लिए करते हो तो 700 रुपये। मतलब इस तरह के कुछ पार्किंग चार्जेस हैं। मुझे लगता है कि जो अपोजिट साइड में पार्किंग है ना उस पर भी इतने ही चार्जेस होंगे, बट एक बार अभी रास्ते में चलते हुए दिखेंगे ना तो आप लोगों को मैं कंफर्म कर दूंगा। ये राइट हैंड साइड में जो लाइब्रेरी चौक की पार्किंग है ना उसकी एग्जिट है, और यहीं से ना जाम जो मिलना हमें स्टार्ट हो गया है। ऊपर की तरफ ना काफ़ी बड़ी पार्किंग है और मल्टी लेवल की, मतलब कितना ग्राउंड, फिर उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड, इतना थर्ड लेवल की पार्किंग है, जिस वजह से टॉप फ्लोर है ना वो ओपन है। और यहाँ ना बाहर पूरा ना जो कैब वाले हैं उन्होंने अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं। इवन मतलब टूरिस्ट की गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं। उस वजह से काफ़ी अच्छी खासी जो चौड़ी रोड थी वो भी ना पतली हो गई है, और उस वजह से ट्रैफिक यहाँ लग ही जाता है। प्रॉब्लम पता है वैसे इतना रास्ते में नहीं है, पर जाम किस तरह से लगता है ना कि यहाँ पर जैसे एक ये गाड़ी खड़ी हुई है, शायद कुछ सामान अनलोड कर रहे हैं ये, रेता वगैरह आया है, तो उस वजह से ना पूरा जाम लग जाता है, क्योंकि फिर उसके बाद जगह नहीं बचती। अब ना एक बार में एक तरफ की गाड़ियाँ निकल सकती हैं। जो ये लोडिंग अनलोडिंग का काम है, अगर अर्ली आवर कर लेना ये लोग, मतलब बिल्कुल दिन निकलते हुए, तो शायद ना ट्रैफिक जैम यहाँ ना लगे। तो ये है यहाँ पर लाइब्रेरी चौक की मार्केट। सामने ही आप चौराहा देख रहे हो, इसका नाम है लाइब्रेरी चौक। और यहाँ पे ना काफ़ी सारे खाने पीने के ऑप्शन है, और यहीं से ना बढ़िया वाला अच्छा ट्रैफिक जो है वो स्टार्ट हो गया है। लेफ्ट हैंड साइड में आप जो ऊपर की तरफ देख रहे हो रोड, ये है यहाँ की मॉल रोड। वहाँ पर गाड़ी वगैरह ले जाना वैसे अलाउड नहीं है, पर अंदर की तरफ मैं देख रहा हूँ एक दो गाड़ी खड़ी है, तो ना लोग यहाँ पर वॉक करके जा रहे हैं। हम लोग अभी सीधे चल रहे हैं नीचे की तरफ। हमारा ना यहाँ मॉल रोड जाके घूमने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि यहाँ एक तो पार्किंग का कोई स्पेस नहीं है। ऊपर से अगर आप पार्किंग में डालोगे ना लाइब्रेरी चौक वगैरह पर, वहाँ पार्किंग ऑलमोस्ट फुल सी रहती है, और आप 400 रुपीज़ पे भी करोगे। फिर इतनी धूप में ना थोड़ा घूमने जाओगे तो मेरे हिसाब से अच्छा है कि अभी हम आगे की तरफ ही निकलते हैं। कभी डेडिकेटेडली मसूरी ऐसे घूमने की तरह से आएंगे ना, तब आप लोगों को मॉल रोड घुमाएंगे। आते टाइम ना ये लाइब्रेरी चौक से लेके जो नीचे का रास्ता है ना, इतना हमें क्रॉस करने में लगभग लगभग 1.5 घंटे का टाइम लगा था, और अभी हम 5 मिनट में निकल गए। तो आप लोग भी अगर आ रहे हो ना कि मसूरी आपको घूमने आना है, फिर मसूरी से जाना है, तो ट्राई करो कि सुबह ना 9 साढ़े 9 बजे के आसपास आप ये इलाका क्रॉस कर लो। डेफिनेटली ये करने के लिए ना आपको अपनी जर्नी सुबह बहुत जल्दी शुरू करनी पड़ेगी, बट बिलीव मी कि आपके वो जो 3-4 घंटे हैं ना वो बच जाएंगे। और ट्रैफिक में जब आप खड़े रहते हो ना वो ज़्यादा बोरिंग लगता है। और खासकर ना इस टाइम इतनी गर्मी पड़ रही है कि आपको गाड़ी में एसी भी ऑन करके रखना पड़ेगा, तो ये भी नहीं कि आप गाड़ी बंद करके खड़े हो। लाइब्रेरी चौक से लेके यहाँ तक ना आपको ऑलमोस्ट जाम ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ से एक रास्ता कट रहा है
जो अंदर ना आपका मॉल रोड वगैरह और लैंडोर के लिए जाता है, और दूसरा केम्प्टी फॉल के लिए, जहाँ से हम आ रहे हैं। नीचे की तरफ जाएंगे हम देहरादून के लिए। ऊपर की तरफ आप देख रहे हो, ये इस तरफ पार्किंग है। तो जैसा वहाँ पर लाइब्रेरी चौक पर पार्किंग बनी हुई है ना, सेम उस तरह का पार्किंग स्पेस यहाँ पे बना हुआ है। ये मतलब फैब्रिकेटेड एक पूरा स्पेस बनाया है, और ना रोड के ऊपर एक मल्टी लेवल पार्किंग बना रखी है। यहाँ पार्किंग के चार्जेस एज सच ना बाहर तो नहीं लिखे हैं कुछ भी, बट मोस्ट प्रॉब्ली जो लाइब्रेरी चौक पे पार्किंग के चार्ज है ना, उतने ही चार्जेस यहाँ भी होंगे। जाने ये कैसी रातें आई, उसके सपने मेरे आंखों को भा गई। बातें कुछ ऐसी वो कह के गई, मेरे इन धड़कनों में यूं समा गई। ख्वाब जो मेरे अब इनको बना दे बाहों में तेरे दे जगह। अब मुझे बोलना है सारी वो जो बातें दिल में है, তোমাকে চাইছি আরো বেশি কি করে বলবো ভালোবাসি। ये वो जगह है जहाँ पे हमने आते वक्त ना 60 रुपीज़ पे करे थे। ये मसूरी की एक एंट्री फीस है। यहाँ तक आने में आज सिर्फ 1 घंटा लगा, जिसमें मतलब बीच में हमने 10 मिनट हम ट्रैफिक में फंसे होंगे मसूरी के मॉल रोड के आसपास। उसके अलावा बाकी जो रास्ता है ना वो काफ़ी स्मूथ रहा। यहाँ से अब थोड़ी देर बाद ही ना हम देहरादून पहुँच जाएंगे। अगर हम मेरठ जाने के लिए हरिद्वार ऋषिकेश होकर सोचें ना, तो यहाँ से हम सीधे जा सकते हैं ओल्ड मसूरी रोड होते हुए। और अगर हम लोग सोचेंगे अपना देहरादून होकर जाने के लिए, तो यहाँ से हमें राइट हैंड साइड को जाना है। यहाँ ना पुलिस वाले ने क्या कर रखा है, शायद कुछ बीजेपी की रैली है जो भी है, बट ये रास्ता ना इस तरह से बंद कर रखा है। तो देखते हैं आगे से हमें कहाँ ओपन मिलेगा, या फिर हम यू टर्न लेकर आएंगे। अभी सारे व्हीकल्स को ना पुलिस वाले इस तरफ से ही भेज रहे हैं, तो हम भी आगे की तरफ ही चलते हैं। आगे से ना एक हाथी पाँव करके कोई जगह पड़ती है, वहाँ से हम देहरादून के लिए कनेक्ट हो जाएंगे। हम लोग फाइनली डिसाइड कर रहे हैं कि हम ना सहारनपुर और देवबंद होकर चलते हैं, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट रूट है। अब अननेसेसरी ऋषिकेश हरिद्वार को जाएंगे ना, थोड़ा ट्रैफिक में फंस सकते हैं। जो भी है ये सिलसिले ऐसे ही चलते रहे, तू साथ तो है ना मेरे शक ये तेरे हवाले बेपनाह। तुझसे ही तो है मेरे दिल की दास्ता, तुझसे ही सारे वास्ता। अब मुझे बोलना है सारी वो जो बातें दिल में है, তোমাকে চাইছি আরো বেশি কি করে বলবো ভালোবাসি। तो अभी हम लोग ना देहरादून में एंटर करने वाले हैं। देखते हैं देहरादून में कुछ आउटलेट्स दिखेंगे ना, कुछ छोटा मोटा वहाँ से खाते हुए चलेंगे, क्योंकि एक बार हम एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए ना, तो फिर हमें वहाँ पे 3-4 घंटे तक कुछ भी नहीं मिलेगा। वैसे तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख नहीं है, ब्रेकफास्ट हम लोगों ने अच्छे से किया था, बट युवान को थोड़ा बहुत कुछ खिला देंगे वहाँ पर। देहरादून का जो सहस्त्रधारा वाला इलाका है ना, वो थोड़ा हैपनिंग सा है, मतलब काफ़ी स्पेशियस सा इलाका है, ओपननेस है। और यहाँ ना रोड साइड पे काफ़ी अच्छे जो कैफ़े वगैरह हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, वो भी हैं। तो हम भी देखते हैं इनमें से किसी एक पर ना, कुछ मन्नू को शायद साउथ इंडियन खाने का मन है, तो अगर कहीं कुछ साउथ इंडियन दिखेगा ना, तो वहाँ पर अपना एक ब्रेक ले लेते हैं। तो हम लोगों ने भी एक ये माना किचन डोसा पॉइंट करके यहाँ पर स्टॉप लिया है। गूगल मैप पे मैंने ऑलरेडी रेटिंग चेक कर ली थी, रेटिंग काफ़ी अच्छी है, तो यहीं पर अपना कुछ छुटपुट सा खा लेते हैं। तो हम लोगों ने ना यहाँ पे प्लेन डोसा ऑर्डर किया था, वो भी आ गया है। और जो इनका देने का स्टाइल है ना, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जो उन्होंने प्लेट दिया ना, वो दी है पत्तल वाली, उसके ऊपर चटनी और सांभर और डोसा है। और जो पानी दिया है ना, वो दिया है कॉपर वाले बर्तन में। बाकी मैं टेस्ट करके बताती हूँ। टेस्ट में बहुत ही अच्छा है, एकदम फ्रेश है। पानी गिलास में चाहिए। टेस्ट में डोसा बहुत ही अच्छा है, एकदम फ्रेश है। और जो सांभर भी है ना, वो भी एकदम फ्रेश है। तो हम लोगों ने बढ़िया अपने डोसा खा लिया। जो डोसा था ना, ओवरऑल बहुत टेस्टी था।
कॉस्ट वाइज रीजनेबल था। हमारा टोटल यहाँ पर जो बिल आया है वो आया 252 रुपीज़ का। हम लोगों ने तो अपना पेट भर लिया था। अब यहाँ से ना ज़रा गाड़ी में फ्यूल भरवा लेते हैं। तो क्योंकि अभी हम देहरादून में ही हैं, उत्तराखंड में, तो यहाँ पर शायद लगभग 1 या 1.5 रुपये सस्ता है पेट्रोल। तो यहाँ पर जो पेट्रोल का रेट है वो है 93.51। तो गाड़ी में जो टैंक है ना वो फुल करा लेते हैं। हाँ, ए फॉर एम्बुलेंस। हाँ, ये सबको जानबूझ के बोलते हैं। तो हम लोगों के सारे काम हो गए। हम लोगों ने मतलब कुछ अपना छोट-मोट खा भी लिया, गाड़ी में फ्यूल भी भरा लिया। अब यहाँ से ना मेरठ के लिए हमें 173 किलोमीटर ड्राइव करना है, जिसके लिए 3 घंटे 10 मिनट का टाइम दिखा रहा है गूगल मैप। मोस्ट प्रॉब्ली हम वही है कि पहले सहारनपुर पहुँचेंगे। सहारनपुर से ना फिर हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम जो नया वाला एक्सप्रेसवे बनाया ना उसके थ्रू जाएँ और फिर शामली होके निकल जाएंगे, या फिर हम ना ये सहारनपुर देवबंद वाला जो रास्ता है ना स्टेट हाईवे, उस पर अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं, बाकी अभी जो गूगल मैप बताएगा ना रास्ता उसी से चलेंगे। अभी तक तो गूगल मैप दिखा रहा है कि सहारनपुर देवबंद होके जाना है मेरठ। उस स्टेट हाईवे पे एक्चुअली क्या है ना, एक टोल पड़ता है शायद 140 रुपीज़ का, तो वो डेफिनेटली हमें अपना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, वो हमारे एनुअल पास से नहीं डिडक्ट होगा। तो अब सही है, इन लोगों को मैंने कुछ छुटपुट खिला भी दिया और गाड़ी में ना फ्यूल भी भरा लिया। अब क्या है ना, अपनी जर्नी हम आराम से एंजॉय करते हुए चलेंगे। एक बार पहले बस ये देहरादून का जो ट्रैफिक है ना उससे बाहर निकलें, हाईवे पहुँचें, फिर आप लोगों को हाईवे के नज़ारे दिखाते हैं। दिल ये बन जा रहा है एक ही जगह पे ये लगे ना, माने उड़ना ही सही। पिछले 1.5 घंटे से देहरादून की गलियों में भटकने के बाद ना फाइनली अब हम यहाँ पर ही जो ग्रीन कॉरिडोर है उस पर आ गए। यहाँ आके थोड़ा अच्छा लग रहा है, एटलीस्ट अब थोड़ा गाड़ी को ना हम 70 से 80 स्पीड पे ड्राइव कर पाएंगे। अब इसी रोड पे ना हमें सहारनपुर तक ड्राइव करना है, तो सहारनपुर तक हमारा स्मूथ ड्राइव रहेगी। हम आराम से अपना 70-80 स्पीड मेंटेन करके चलेंगे। सहारनपुर पहुँच के फिर हम वहाँ से देवबंद वाला रूट लेंगे, जो कि है स्टेट हाईवे के थ्रू। अब ढूंढूं मैं कहाँ ऐसा वो जहाँ सारे सवालों का हिसाब हो, जिसमें सही जाने बेवजह क्यों दिल है ये खफा, इसको संभालूं के खो ना दूं खुद को मैं कहीं। चल पड़ा हूँ मैं जिंदगी के सफर में, जाने क्या है मंजिल मेरी किसको पता। जब हम आ रहे थे ना तब भी ये टोल प्लाजा इस तरह से ही था, इसके अंदर एक ही लेन खुली थी। आज भी ना इसकी एक तरफ से एक ही लेन खुली हुई है, तो बिल्कुल कॉर्नर से ही क्रॉस करना पड़ेगा। और यहाँ पर डेफिनेटली अभी टोल प्लाजा चालू हुआ नहीं है, ये 14 तारीख के बाद ही चालू करेंगे। यार ये तो जो देवबंद जाने वाला रास्ता है ना उस कट पे कुछ तो कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। वैसे हमें ना यहाँ से नीचे की तरफ से जाना था, देवबंद की तरफ हमें स्टेट हाईवे 59 लेना था। अभी हम ये नेशनल हाईवे 344 पर ड्राइव कर रहे हैं, तो देखते हैं अभी आगे से आगे कहीं दोबारा से कट मिलेगा ना तो फिर उसके थ्रू चलेंगे, वरना इसी हाईवे पे चलते हैं सीधे। और आगे से ना ये एक लखौर मोड़ करके जगह आती है, वहाँ से और एक कट आएगा तो उस तरफ से ले लेंगे। अपोजिट साइड से टर्न लेके जाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेट्स सी अगर इस तरफ से रास्ता होगा ना जाने का तो हम भी फिर इधर से टर्न लेके चलेंगे। काफ़ी सारी गाड़ियाँ जा तो रही हैं, ये कुछ जिला उपाध्यक्ष नहीं क्या क्या है, तो हम भी इस तरफ से चलते हैं। लेट्स सी, ये है उत्तर प्रदेश का स्टेट हाईवे और इस पर टोल प्लेट और भगवान 185 का टोल है इस पर, काफ़ी हैवी टोल है पर चलो कोई नहीं, हमें जाना ना मेरठ की तरफ, ये तो ये शॉर्टेस्ट रूट है तो इधर से ही चलेंगे। मुझे याद है पहले कभी ना यहाँ पर कैश में पेमेंट हुआ करता था, यहाँ फास्टैग नहीं था, बट अब यहाँ पर ना फास्टैग लग गया है, तो जो भी डिडक्ट होना है फास्टैग से डिडक्ट हो जाता है। हमारी जो पिछली मुक्तेश्वर की ट्रिप थी ना और जो ये ट्रिप है, दोनों थोड़ा सा हैक्टिक सी रही, क्योंकि सिर्फ हमारा ना इसमें ऐसा नहीं था कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं सिर्फ किसी प्लेस पे या फिर रिलैक्स करने जा रहे हैं। हमारा दूसरा पर्पज़ भी था कि हम अपने ना थोड़ा पहाड़ों में कुछ ज़मीन टाइप देख रहे हैं। तो अभी तक का जो मुझे सबसे बेस्ट लगा ना प्लेस, वो मुझे मुक्तेश्वर की तरफ वाला ही लगा। हम वहाँ पे ऑलरेडी 3 बार होकर जा चुके हैं। बस लास्ट यही है कि अपना मन बनाने के लिए फाइनली हो सकता है कि एक चक्कर हम और लगाएं वहाँ का, और फिर फाइनली हम डिसाइड कर लेंगे जैसा भी होगा कि भाई लेना है या नहीं लेना है। लास्ट 2 साल में ना हमने उत्तराखंड की बहुत सारी ट्रिप कर ली और हमने डिफरेंट सारे प्लेसेस पे देखा कि किस तरीके का है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कैसे रास्ते हैं, कितना मतलब अभी पीसफुल है इलाका, और ऑलमोस्ट क्या रेट है उसका भी लगभग आइडिया लिया।
तो कुल मिलाकर जो भीमताल से आगे का रास्ता है ना, मतलब कि मुक्तेश्वर या उसके आसपास के जो एरियाज़ हैं, वो थोड़ा हमें बेस्ट लगे अभी तक। बाकी जो स्टेट हाईवे है ना, ये भी मतलब बहुत अच्छी कंडीशन में है, मतलब बिल्कुल नेशनल हाईवे जैसा ही है, तभी इस पर इतना हैवी टोल भी है। तो इस पर आराम से अपना वही 80 की स्पीड मेंटेन करके चलेंगे। काफ़ी लोग पूछते हैं कि ड्राइवर से ना अच्छा माइलेज कैसे निकालें, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जैसे अगर आप अपनी गाड़ी को ना अप्रॉक्स 75 की स्पीड पे चलाओगे ना कॉन्स्टेंटली, तो जो गाड़ी का RPM है वो 2500 के आसपास रहता है। तो इस कंडीशन में आपकी गाड़ी जो है ना 20 से 21 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देगी। अगर आप कोशिश करोगे ना कि गाड़ी को आप 80 और 85 की स्पीड पे चलाओ, तो आप देखना कि जो गाड़ी का RPM है ना वो 3000 के आसपास पहुँच जाता है। इस केस में आपकी गाड़ी जो है ना वो लगभग वही 18-19 का माइलेज देगी आपको। अब क्या होता है ना, बीच बीच में जब हम ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं ना, तो उस केस में हम गाड़ी का जो एक्सेलरेटर है वो काफ़ी तेज़ी से प्रेस करते हैं और RPM जो है ना वो 3500 तक पहुंच जाता है। उस केस में जो गाड़ी का माइलेज है ना वो आपका गिरेगा। तो आप लोग ट्राई करो कि कम से कम ब्रेकिंग करो, एक कांस्टेंट स्पीड में 75 से 85 के बीच में आप गाड़ी को चलाओ, तो एक ऑन एवरेज जो आपकी हाईवे ड्राइव है ना उसमें आपको 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाएगा बड़े आराम से। अभी आप लोग देख रहे हो ये देवबंद की रोड, यहाँ पे देवबंद में जो फ्लाईओवर निकलता है ना, इसके थ्रू पूरा देवबंद जो है वो बाईपास हो जाता है। नीचे की तरफ पूरा देवबंद है और काफ़ी यहाँ पे ना मतलब घनी आबादी है। बाहर धूप ना बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो मैंने अपने ये पावर वाले जो सनग्लासेस हैं वो लगा लिए हैं, तो थोड़ा आंखों को आराम मिल रहा है। वरना पिछले कुछ घंटों से ऐसा हो रहा था कि आंखों में हल्की चुभन सी हो रही थी। तो वही है कि मैं साथ में अपनी एक आंखों का लुब्रिकेंट होती है वो आई ड्रॉप अपने साथ रखता हूँ और कुछ इस तरह के सनग्लासेस रखता हूँ। तो अगर तेज़ धूप हो तो सनग्लास आप लगा लो, इस तरीके से ड्राइव करो, क्योंकि जो बाहर की सन की रेज़ हैं वो आँख में कंटिन्यूसली पड़ती है ना, आपको मतलब रोड पे देखना होता है कंटिन्यूसली एकटक, तो फिर आँखों में ना थोड़ा ड्राइनेस सी होने लगती है। जब आप कहीं अपना रात को स्टे कर रहे हो या फिर अगर आपको लगता है कि दोपहर में भी आपको अगर टाइम मिला कहीं, तो थोड़ा एक एक ड्रॉप आप डाल लो उसके अंदर आँखों के अंदर, तो आँखें थोड़ा लुब्रिकेटेड रहती हैं। ये स्टेट हाईवे 59 पे ना हमारा ये दूसरा टोल प्लाजा पड़ा है, बट मुझे क्या लगता है ना जो टोल की चार्जेस हैं वो कॉमन ही है, तो मतलब जो हमने पीछे पे किया था ना वही सेम यहीं पर चलेगा। तो टोटल 185 का पेमेंट है। बाकी जो भी फास्ट टैग से अगर कुछ एक्स्ट्रा कटेगा तो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर 2 लेन सिर्फ चालू हैं और 2 लेन ख़राब हैं, तो इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पर टाइम लगेगा। तो ये लेन में शायद गाड़ी गलत घुस गई थी, तो हम भी इस लेन से आके निकाल लेते हैं। यहाँ पे शायद में लिखा भी होगा कि ये सेम टोल ये है दोनों का। बाकी मोस्टली यहाँ पे जो लोकल लोग क्रॉस करते हैं ना वो ID कार्ड दिखा के भी निकल जाते हैं, क्योंकि ये स्टेट हाईवे का टोल है। गन्ने का जूस पीना है? आपको ही पीना है इवान? ठीक है, ले लो 3 ग्लास, विक्की भाई से ले लो। यहाँ पे इन लोगों ने गन्ने का जूस लिया है। कैसा है इवान? यम्मी है। बाहर ना इतनी तेज़ गर्मी है कि हम लोग ना गाड़ी से उतरे ही नहीं, हमने गाड़ी में बोल दिया था जूस लेने के लिए। यहाँ से हमें अभी 69 किलोमीटर और जाना है, अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो तीनों लोग अपना जूस फिनिश करते हैं और बची हुई जो अपनी लगभग 1 घंटे की ड्राइव है ना फिर वो कंप्लीट करेंगे। इस स्टेट हाईवे पे ना काफ़ी सारी कॉलोनी कट रही हैं, तो अभी जो टोल प्लाजा पड़ा इसके आसपास भी काफ़ी सारी ऐसे कॉलोनी वगैरह कटी हुई थी, और आगे भी लास्ट टाइम मुझे याद है कि हम देखा था काफ़ी सारे प्लॉट्स वगैरह थे। ये है स्टेट हाईवे 59, हम देवबंद ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं और यहाँ से हम जा रहे हैं मुजफ्फरनगर की तरफ। तो अभी जो स्टेट हाईवे 59 था ना उसको छोड़ के हम लोग आ गए हैं नेशनल हाईवे 334 पर। यहाँ पर नेशनल हाईवे पे ना रेस्पेक्टिवली काफ़ी अच्छा ट्रैफिक है। ये नेशनल हाईवे डायरेक्टली आपका मेरठ से हरिद्वार को कनेक्ट करता है, तो जितना भी मतलब टूरिस्ट है ना जो ऋषिकेश हरिद्वार की तरफ से आता है वो इस तरफ से आपको सारा ट्रैफिक मिलेगा। हम लोग का पेट वैसे पूरा भरा हुआ है, हम लोग ना पीछे खाते पीते चलते आए हैं, बट फिर भी जो हमारा आज लंच होगा ना वो मेरठ में होगा, युवान की नानी के घर पर। तो पहले हम ना मेरठ में अपना एक स्टॉप लेंगे और उसके बाद मेरठ से अपनी जर्नी जो है ना वो शाम में कंटिन्यू करेंगे। हाँ मैं रुका हूँ, ये दुनिया चल रही हो जैसे हवा के संग मैं उड़ूं लापता। जो मेरा है ये फैसला तो आंखें भरी क्यों जाने ना, खुद को तलाश कर ही अब मैं लौटूंगा फिर यहाँ। हमराह है ये आसमां, नदियाँ हो जैसे आए ना, संग चल रहा है देखो मेरे सारा ही ये समा। अब ढूंढूं मैं हाँ मेरा वो जहाँ सारे सवालों का। ऑलमोस्ट हम लोग अपना मतलब जो मेरठ में घर है वहाँ पहुँच गए हैं। तो अभी यहाँ पे जाके थोड़ा बहुत खाना वाना खाएंगे, अपना आराम करेंगे
फिर जब थोड़ा धूप हट जाएगी तब उसके बाद निकलेंगे, अपना ग्रेटर नोएडा की जर्नी कंप्लीट करेंगे। घर पहुंच के ना आप लोगों के साथ हमारी जो इस ट्रिप का पूरा एक्सपेंस है, पूरी समरी है, वो शेयर करेंगे। तो थोड़ी देर में मिलते हैं। तो हम लोगों का बढ़िया एक 5 घंटे का भी ब्रेक हो गया। अभी शाम के ना 8:30 बजे हैं और हम लोग अपने घर के लिए निकल रहे हैं। यहाँ से वही है सिंपल, सबसे पहले ना हमें ये जो मेरठ की इंटरनल रोड है वहाँ से हम जाएंगे, जो अपना ये परतापुर बाईपास है वहाँ पर, और फिर परतापुर बाईपास से पूरा मेरठ हम क्रॉस कर लेंगे। ये है मेरठ का परतापुर बाईपास। यहाँ अपना दिन के किसी भी टाइम आ जाओ, इवन रात में भी आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिलेगा। यहाँ से हम लोगों को 91 किलोमीटर ड्राइव करना है, जिसके लिए गूगल मैप हमें दिखा रहा है 1 घंटे 40 मिनट का ट्रैवल टाइम। हमारे सेक्शन कैमरे से ना, मतलब जो बाहर की रिकॉर्डिंग मुझे लगता है नाइट में भी अच्छी हो रही है। बाकी अभी ये मैं जैसे अंदर का रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्क्रीन पे तो मुझे दिख रहा है कि ठीक ठाक क्वालिटी रिकॉर्ड हो रही है। बाकी एडिटिंग करते वक्त पता चलेगा। अगर लगेगा ना कि अंदर थोड़ा लाइट की कमी है, तो मैं जो ये स्टॉक लाइट आती है ना कार के अंदर, ये येलो वाली, इनको चेंज करा कर ना इसमें LED लगा लूँगा, तो अच्छा अंदर की ब्राइटनेस रहेगी, तो ये अंदर की रिकॉर्डिंग भी अच्छी हो जाएगी नाइट में। यहाँ पर ना ये परतापुर बाईपास ख़त्म हो जाता है और यहाँ से अगर आप लेफ़्ट चले जाओगे तो हम जाएंगे दिल्ली मेरठ का जो एक्सप्रेस वे है उस पर, और अगर आप सीधे चले जाओगे तो आप चले जाओगे मोदीपुरम की तरफ। जो अपना ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है ना, मतलब बढ़िया अपना 3+3 6 लेन का एक्सप्रेस वे है। हम जनरली क्या करते हैं ना, अपना मिडिल लेन पकड़ लेते हैं और अपना एक कांस्टेंट स्पीड वही लगभग 85-90 स्पीड पर ड्राइव करते हैं। तो उसी तरीके से अपना हम रात में भी कर रहे हैं। वैसे हम ऑलरेडी मतलब वैसे हम कई बार रात में ड्राइव कर चुके हैं इस हाईवे पर। वैसे हम ना कई बार रात में इस एक्सप्रेस वे ड्राइव कर चुके हैं। जनरली यहाँ पर ना गाड़ियाँ बहुत तेज़ चलती हैं, तो आप लोग भी अगर कभी इस पर ड्राइव करो तो बेटर है कि मिडिल लेन में आप स्टिक रहना। और जनरली किसी को ना ओवरटेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेन चेंज बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना वहाँ पर मिडिल लेन में 80-50 की स्पीड चलती हैं, तो आप भी सेम स्पीड मेंटेन करके अपना चल सकते हो। जिंदगी तेरे करीब हूँ, यही मैं भी। हो जिंदगी तेरी अदाओं के ही ख्वाब देखूं अभी। यहाँ से ना हम ये जो दिल्ली मेरठ वाला एक्सप्रेस है उसको छोड़ रहे हैं और अपना जो बाकी बची हुई जर्नी है वो करेंगे हम ईस्टर्न पेरिफेरल पे कंटिन्यू। यहाँ से ना हमें ईस्टर्न पेरिफेरल पे लगभग 35 किलोमीटर ड्राइव करना है। तो यहाँ पर हमें अगेन एक टोल प्लाजा क्रॉस करना पड़ेगा। ये जो ईस्टर्न पेरिफेरल का कॉन्सेप्ट है ना, मतलब ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल का, ये बनाया तो बहुत अच्छे सोच कर है बट दिक्कत क्या है ना, इतना अच्छी कंडीशन नहीं है रोड की। इस पर जो रोड है ना वो थोड़ा बम्पी टाइप ही है, और बीच में जहाँ भी पैच वर्क होता है ना इसको थोड़ा और बम्पी बना देता है। रातों को पल के क्यों भारी लगे, निंदिया भी मुझको ना प्यारी लगे। कटता नहीं है सफर ये मेरा, जिस रास्ते तो ना रहे। मेरी जाना जो रूठ जाती है, चेहरे की हंसी छूट जाती है। कैसे मनाऊं मैं, कैसे बुलाऊं मैं, तू बता, तू बता। कल रात को करीब हम 10:30 बजे अपने घर पहुंच गए थे। जो इस ट्रिप का एक्सपीरियंस था ना वो बहुत ही अच्छा था। जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है ना उसका जो पूरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस था वो बहुत ही स्मूथ था। हम आराम से 2.5-3 घंटे में देहरादून पहुंच गए थे। बट जो देहरादून से मसूरी तक का रास्ता था ना वो थोड़ा ट्रैफिक से भरा हुआ था, क्योंकि हम लोग इस बार लेट निकले थे तो हम थोड़ा ट्रैफिक में फंसे थे। पर अगर आप वहाँ पे ट्रैफिक में नहीं फंसना चाहते हो मसूरी में जाके और देहरादून में जाकर, तो आप ट्राई कीजिएगा कि आप घर से जल्दी निकलें। बाकी ओवरऑल हमारे जो ट्रिप का एक्सपेंस था ना वो कुछ इस तरीके का था, मैं स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने लगभग 650 किलोमीटर से अपनी ट्रिप पे ड्राइव किया। हमारी जो गाड़ी ने माइलेज दिया ना हमें वो लगभग 16 kmpl का दिया, जबकि हम ट्रैफिक में इतना फंसे थे काफ़ी देर ना, मतलब जितना भी हम ट्रैफिक में फंसे AC गाड़ी में ऑन था तब भी एक डिसेंट हमारा माइलेज निकल कर आया। उसके अलावा इस बार ना हमारी ट्रिप में जो टोल के खर्चे हुए ना वो बहुत कम थे, क्योंकि जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस था वहाँ पे टोल चालू नहीं था। वैसे भी अगर टोल चालू होता तो आपको मैं बता दूं कि इस एक्सप्रेस है ना आपका जो फास्टैग का एनुअल पास है वो काम करता। जो मेजर हमारा एक्सपेंस हुआ टोल का वो हुआ जब हमने देवबंद वाला जो हमारा स्टेट हाईवे है ना यूपी का, उस पर हमने ड्राइव किया, वहाँ 185 रुपीज़ का टोल था। उसके अलावा हर जगह पर हमारा जो अपना एनुअल पास है उसने काम किया। स्टे में हमने लगभग 2000 रुपये खर्च किए थे। मसूरी में ना इससे भी बजट स्टे अवेलेबल हैं, बट ये है कि पीक सीजन के हिसाब से ना जो रेट्स हैं वो काफ़ी वेरी करते हैं। कुछ अच्छे होटल्स के रेफरेंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हो और ये चेक कर सकते हो कि पर्टिकुलर वीकडे में या फिर वीकेंड पर उसका क्या प्राइस चल रहा है। बाकी अपना वही हम डेली का रूटीन स्टार्ट करेंगे, ऑफिस का काम करेंगे और साथ में ये ब्लॉग्स एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जल्दी दोबारा से कुछ दूसरी ट्रिप प्लान करेंगे, देखते हैं कि इस बार कहाँ घूमने जाएंगे।
तो फिर इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एक्सप्लोर बीज।